हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स के अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम टैक्स के अंदर ये इनकम का हेड नंबर 3 है। फर्स्ट हेड हमने किया इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड हमने किया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इस हेड के अंदर हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं, जिसके अंदर मैंने इसके अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह बता दिया था। और सेक्शन नंबर हमने कुछ करे थे इसमें, सेक्शन नंबर 30 और 31 करा था, 33 करा था। और मैंने बोला था 32 जो सेक्शन है उसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर लेके आऊँगा, तो वो आज का सेक्शन है। और 32 जो सेक्शन है वो है डेप्रिसिएशन के ऊपर। एक बिजनेस में जितनी भी एसेट्स यूज होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो लगता है। तो धारा नंबर 32 के अंदर जो है डेप्रिसिएशन के बारे में बताया गया, हास के बारे में बताया गया। अब डेप्रिसिएशन जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी लगता है। हम लगाते ही है ना, जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, एसेट में से डेप्रिसिएशन कम करके उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं और वो डेप्रिसिएशन हम पीएनएल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम होता है। ओके, और प्रॉफिट कम होगा तो उसके ऊपर इनकम टैक्स भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि अकाउंटिंग के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो कॉन्सेप्ट है और जो उसकी डेप्रिसिएशन की रेट है वो अलग है, और इनकम टैक्स कुछ और बोलता है। हाँ, लगाएंगे दोनों ही डेप्रिसिएशन, दोनों ही पीएनएल में दिखा सकते हैं, बट थोड़ा बहुत चेंज है। तो आइए हम इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन को समझते हैं। तो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन के ऊपर सेक्शन नंबर 32 लगता है। उसके अलावा बताया कि एलिजिबल एसेट कौन कौन सी हैं। तो 2 एलिजिबल एसेट हैं जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन, 2 टाइप की एसेट्स हैं जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स अलाउ करता है। एक है टेंजिबल एसेट, टेंजिबल मतलब दृश्य संपत्तियाँ, और एक है इनटेंजिबल एसेट, अदृश्य संपत्तियाँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं या अकाउंटिंग की बात करूं जिसमें हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, वहां पर टेंजिबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता था, इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर अमोर्टाइजेशन लगता है। बट यहाँ पर डेप्रिसिएशन अलाउड है। और टेंजिबल एसेट में आ जाता आपका बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, इन सब के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। और इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आपका नव हो आ गया, पेटेंट आ गया, कॉपीराइट आ गया, ट्रेडमार्क आ गया, लाइसेंस आ गया, बट गुडविल नहीं है। इसमें गुडविल को एक्सक्लूड कर रखा है इन्होंने, इनटेंजिबल की डेफिनेशन से ही हटा दिया। अब आप अकाउंटिंग जब कर रहे होते हैं तब आप इस बात को अगर अपने टीचर को बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हो, तो बेटा मैं अकाउंटिंग पर्पज से नहीं कह रहा हूं, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। अकाउंटिंग में अभी भी इंटेंजिबल एसेट के अंदर गुडविल को शामिल किया गया है, बट अगर इनकम टैक्स की बात करूं तो यहां पर इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में गुडविल को हटा दिया गया। ओके, बाकी गुडविल है इंटेंजिबल। ओके, सो इसके ऊपर टेंजिबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। ओके, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी के ऊपर आप, फर्नीचर भी हो गया, इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे इनकम टैक्स के अंदर। और जो इनटेंजिबल एसेट्स है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा, वो डिपेंड करता है कि इनटेंजिबल एसेट आपके पास कब से है, या आपने जनरेट करा है या इसको एक्वायर किया है तो कब किया है। अगर आपने इसको बिफोर 31 मार्च 1998 से पहले कर रखा है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अगर ये एसेट जो है वो 31 मार्च 1998, 31 मार्च 1998 के बाद की है, ये जो भी इंटेंजिबल एसेट है, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ है। नेक्स्ट आती है इसके अंदर कंडीशंस, डेप्रिसिएशन लगाने की कुछ कंडीशन है। उसमें सबसे फर्स्ट कंडीशन है एसेट मस्ट बी अ लीगल ओनर। एसएससी मस्ट बी अ लीगल ओनर। जो करदाता है वो उस एसेट का लीगल ओनर होना चाहिए, यानी कि वो किराए पे नहीं होनी चाहिए या लीज वगैरह पे नहीं होनी चाहिए, उसका लीगल ओनर होना चाहिए, स्वामी होना चाहिए, तभी आपको डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। एसेट यूज इन द बिजनेस ऑफ एसएससी, जो भी बिजनेस और प्रोफेशन है उसमें उस एसएससी की जो एसेट है उसको यूज भी किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि घर पे एसेट पड़ी है और बिजनेस में आके डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3, वह डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा लगेगा। हमने अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे डेप्रिसिएशन के मेथड पढ़े होंगे, जिसमें मेन 2 थे, एक डब्ल्यूडीवी और एक एसएलएम। तो यहाँ पर अगर आपका जो एसेट है, आपका जो बिजनेस है वो नॉन पावर सेक्टर से रिलेटेड है तो आपको लगाना है डब्ल्यूडीवी मेथड, यानी कि हम सबको जो है डब्ल्यूडीवी लगाना है। केवल पावर सेक्टर जो है उनको एसएलएम मेथड लगाना है डेप्रिसिएशन का। डब्ल्यूडीवी मेथड का फुल फॉर्म है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, क्रमागत ह्रास पद्धति। इसमें क्या होता है, जैसे 1 लाख रुपए किसी एसेट की वैल्यू है तो उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाया, तो अब वो 10,000 लेस को के उसकी डब्ल्यूडीवी कितनी बच गई, 90,000। अब नेक्स्ट ईयर 90,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा,
तो 9,000 लगेगा 10% के हिसाब से, तो अब एसेट बच गई 81,000 की। नेक्स्ट ईयर 81,000 पे, मतलब जो बैलेंस सीडी आता है, क्लोजिंग बैलेंस आता है एसेट का, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं इसको। और एक है SLM मेथड, पावर सेक्टर अगर आपका है तो SLM मेथड से डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब 1 लाख का 10% कर लो, कितना हो गया 10,000, हर साल 10-10 हज़ार रुपये ही डेप्रिसिएशन लगेगा, वो ओपनिंग बैलेंस पे जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसके ऊपर ही लगेगा, ठीक। तो नॉन पावर सेक्टर है तो WTV और पावर सेक्टर है तो SLM। फिर आता है मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो है पीरियड ऑफ यूज। जो एसेट है वो आपने किसी भी ईयर के अंदर कितने टाइम तक उसको यूज किया है, उस हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। वैसे भी अकाउंटिंग में हम यही तो करते हैं, अगर एसेट को यूज किया है हमने 1 दिन, 10 दिन या 1 महीना, तो हम उस हिसाब से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको 3 चीज़ें देखनी पड़ेगी अगर पीरियड ऑफ यूज़ निकालना है आपको, या डेप्रिसिएशन की क्या रेट लगेगी, कितनी रेट लगेगी, कितना लगेगा वो निकालना है, तो टाइम पीरियड के हिसाब से। तो एक देखना आपको ईयर, कौन सी ईयर का डेप्रिसिएशन लगा रहे हो आप, जिस साल आपने एसेट खरीदी उस साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, जिस साल बेच रहे हो उसको उस साल का कैलकुलेट कर रहे हो, या फिर कोई अन्य ईयर जिसमें ना खरीद रहे हो ना बेच रहे हो, आपने यूज़ किया ओनली, उस साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। आपके प्रीवियस ईयर में आपने एसेट को परचेज किया था या सेल किया था या सिर्फ यूज़ किया था, ओके। उसके बाद एसेट पुट टू यूज़, कितने टाइम तक यूज़ किया, और उस हिसाब से डेप्रिसिएशन अलाउ आपको होगा। जिस साल आपने एसेट परचेज करी है, जिस वर्ष प्रीवियस ईयर में आपने एसेट परचेज करी है, उस साल अगर आपने उस एसेट्स को 180 दिन से ज़्यादा यूज़ किया है, मोर देन 180 डेज, तो आपको जो डेप्रिसिएशन अलाउ होगा वो फुल रेट से होगा। फुल रेट मान लेते हैं आपको आपकी डेप्रिसिएशन की रेट है 20%, ठीक है, तो 20% अलाउ हो जाएगा। अगर आपने जिस साल खरीदा है उस साल 180 दिन से ज़्यादा यूज़ किया है, यानी कि आपने 2 अक्टूबर से पहले अगर एसेट खरीदी है तो मार्च तक गिनेंगे तो 180 दिन से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपको पूरा फुल रेट, जो भी उसकी रेट है, 20% है तो 20%, 10% है तो 10, 5 है तो 5, 15 है तो 15, जो भी रेट है वो पूरा डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, उससे 180 दिन का नहीं, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, ओके। अगर आपने एसेट को 180 दिन या उससे कम यूज़ करा है तो जो आपकी डेप्रिसिएशन की रेट है उसका 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा। जैसे डेप्रिसिएशन की रेट मैंने बोला 20% है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20% का 50%, यानी कि ओनली 10% डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, 10% रेट का आधा हो जाएगा। जैसे 15% रेट है तो 7.5 हो जाएगा, ओके। फिर आता है जिस साल आपने उसको सेल किया है या डिस्ट्रॉय किया है, डिस्कार्ड किया है या डेमोलिश किया है, उस साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। उस साल यूज़ को देखना ही नहीं है, उस साल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं है। तो परचेज वाले ईयर में तो डेप्रिसिएशन अलाउड है, लेकिन सेल वाले ईयर में डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, चाहे आपने ईयर के एंड में सेल किया हो, बीच में किया हो, शुरुआत में किया हो। सेल और परचेज के अलावा जो अदर ईयर है उसमें अगर आपने 1 दिन भी किसी एसेट को यूज़ कर लिया तो फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बेटा ये 180 दिन और 180 दिन से ज़्यादा और कम वाला मामला है ना, परचेज वाले ईयर में देखना है, सेल वाले ईयर में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। बाकी जो भी ईयर है बीच के जो आपने यूज़ करे हैं उनमें 1 दिन भी अगर उस एसेट्स को यूज़ कर दिया तो फुल रेट से आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। ये पीरियड ऑफ यूज़ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। फिर नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है वो है ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट को समझने से पहले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखना होता है, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर बिल्डिंग है तो उस पर किस रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा वो इनकम टैक्स के अंदर पहले से ही अच्छे से बताया हुआ है। आपके पास जो भी इनकम टैक्स की बुक हो उसमें आप सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन वाला चेक कीजिएगा, वहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बहुत लंबी लिस्ट है, मैं इतनी लिखा नहीं पाऊँगा, मोटा मोटी मैं आपको बता दूँ। जैसे बिल्डिंग है तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5%, नॉर्मल बिल्डिंग है तो 10% और 40% भी लगता है, और अगर मशीनरी है तो उस पर 15% डेप्रिसिएशन लगता है, फर्नीचर है तो 10% लगता है, अगर कोई कंप्यूटर है वगैरह है तो उस पर ज़्यादा लगता है, 25-30%, 40% लग जाता है, सिप पे 40% लगता है, इंटेंजिबल एसेट पर 25% लगता है डेप्रिसिएशन। तो वो आपकी बुक के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो यहाँ पर मतलब वो फिक्स है, तो आपको उसको रटना है, कुछ समझना नहीं है। तो वो हो गई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक। ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या है, ये बोल रहा है ऐसी एसेट्स जिसका नेचर एक जैसा है, सेम नेचर सेम रेट, ये ध्यान रखना। जिसका नेचर सेम है, जिसकी रेट सेम है, उनको एक ही ब्लॉक में डाल दो। जैसे फर्नीचर है,
फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 10% लगता है, आपके पास में उसी नेचर की एक और एसेट है उस पर भी डेप्रिसिएशन 10% लगता है, तो दोनों को मिला के डेप्रिसिएशन लगाओ। एक ऐसी एसेट है जो प्लांट और मशीनरी से रिलेटेड है और उन सब पे रेट 15% है, तो आप समझ गए। तो डेप्रिसिएशन जो ब्लॉक ऑफ एसेट है वो ये बोलता है कि आपके पास जो भी एसेट है अगर उसका नेचर और उसकी रेट, डेप्रिसिएशन की रेट मतलब डेप्रिसिएशन की दर वो सेम है तो उसको आप एक ही ब्लॉक के अंदर डाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सेक्शन नंबर 32 मैंने आपको पूरा समझाया। इसमें कुछ चीज़ें और भी है, जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगता है, उसके भी कुछ प्रोविज़न है, वो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम और करेंगे और इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, उसके बिना मैं कंटिन्यू लेक्चर नहीं डाल पाऊंगा। आप लोग बोल रहे हैं कमेंट करके कि सर लेक्चर डालिए इनकम टैक्स के, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब आपकी बारी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए इसको ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, क्योंकि इनकम टैक्स के लेक्चर यूट्यूब पे बहुत ही कम अवेलेबल हैं, सो सारे बच्चों की हेल्प हो जाएगी। तो शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।